इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रेनी। आज की बहस एक ऐसे मुद्दे पर है जो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि देश की आधी आबादी के हक और सम्मान से जुड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महिलाओं का ये मुद्दा सच में अधिकार की लड़ाई है या फिर सियासी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। राजधानी लखनऊ में आज सियासत अपने चरम पर नजर आई जब महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा की अगुवाई खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उनके साथ हजारों की संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी और संदेश साफ था, महिलाओं के हक पर कोई समझौता नहीं। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पर जिस तरह का रुख अपनाया है उसने देश की महिलाओं को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने भी विपक्ष पर तीखा हमला बोला है और साफ कहा है कि अगर महिलाओं को उनका हक नहीं मिला तो आने वाले चुनाव में महिलाएं इसका जवाब देंगी। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनावी फायदे के लिए हवा दे रही है। उनका सवाल है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो महिला आरक्षण को लागू करने में देरी क्यों? क्या ये सिर्फ सियासी माहौल बनाने की कोशिश है? यानी एक तरफ सत्ता पक्ष महिलाओं के सम्मान और अधिकार की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक ड्रामा बता रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या महिला आरक्षण का मुद्दा सच में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस कदम है या फिर सिर्फ चुनावी मंचों पर गूंजने वाला एक सियासी नारा बनकर रह गया है? क्या महिलाओं के नाम पर राजनीति हो रही है या राजनीति के जरिए महिलाओं को उनका हक दिलाने की कोशिश हो रही है? आज की बहस में हम इसी सियासी घमासान का सच समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। आज मैं इस हजारों की संख्या में जो बहनें इस आक्रोश रैली का, आक्रोश मार्च का हिस्सा बनी है, इतनी भीषण कड़ाके की गर्मी के बावजूद आप सबकी उपस्थिति प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों के प्रति आपके सहज समर्थन और आशीर्वाद का प्रतीक है। बहनें, आप जानती हैं कि पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसमें उन्होंने सदैव इस बारे में कहा है कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। उनमें पहली जाति है महिला की, दूसरी जाति है गरीब की, तीसरी जाति है युवा की और चौथी जाति है किसान की। महिलाओं के गुस्से और महिलाओं के श्राप से सपा कांग्रेस भस्म हो जाएगी, इनका राजनीतिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सब बड़ी संख्या में महिलाएं जिनको वोट नहीं देती उनका विधानसभा लोकसभा के चुनाव में खाता भी नहीं खुलेगा। विरोध है, उसका परिणाम है महिला आक्रोश सड़कों पर उतर करके प्रदेश की महिला शक्ति का अद्भुत ये ताकत का प्रदर्शन आपको दिख रहा है। और आज इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रजत मिश्रा है, सपा प्रवक्ता। रजत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
देवेंद्र मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस नेता हैं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं रवि प्रताप सिंह जी। रवि प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज प्लस में। तो सबसे पहले हमारे साथ रजत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, सपा प्रवक्ता है। रजत जी, अभी आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बोलते हुए सुना होगा। उन्होंने महिला के अधिकारों का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष है वो महिला के अधिकारों का विरोध कर रहा है। महिलाओं के लिए जिस तरीके से जो बिल जो है वो नहीं पास हो पाया, उसको लेकर भी सरासर वो निशाना साधते नजर आए। वो ये आपको महिला विरोधी बता रहे हैं, रजत जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल करने के लिए। देखिए रेनी जी, महिला विरोधी कौन है? ये आज समाज में किसी से छिपा नहीं है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का शोषण किया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का अपमान किया है, किस तरीके से भारतीय जनता महिलाओं को समाज में पीछे करने का काम किया है। ये किसी से छिपा नहीं है। आज आप ढोंग, प्रोपेगेंडा और बहकावे की राजनीति करके आप महिलाओं के नाम पर वोट मांगने के लिए निकले हुए। आपको जब लगा कि आपका कोई चाल नहीं चल रही है, आपको के पास कोई काम गिनाने के लिए नहीं रह गए, आपके कार्यों की कोई सूची नहीं है आपके पास, आपने समाज के लिए कुछ किया नहीं, आपने प्रदेश के लिए कुछ किया नहीं, आपने देश के लिए कुछ किया नहीं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप महिलाओं के पल्लू में छिप करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाओं को की आड़ लेकर के राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र और चेहरा है। बाकी महिलाओं का क्या सम्मान, मैं कहूंगा, लगातार डिबेट में बोलता चला आ रहा हूं रेनी जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम स्पिन फाइल में होना, मधुरी कृष्णी जी का ट्वीट और ना जाने क्या क्या। जिस देश के प्रधानमंत्री का नाम ऐसे आ रहा हो, उस देश का प्रधानमंत्री आज महिला आरक्षण की बात कर रहा है, आज महिला सम्मान की बात कर रहा है। इससे ज्यादा अशोभनीय और असम्मानजनक बात कुछ हो नहीं सकती है। और बात आती है उत्तर प्रदेश के सूबे की, योगी आदित्यनाथ जी की। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लोकतंत्र, संविधान। अरे लोकतंत्र, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान की बात कर रही है, जिसने लोकतंत्र का कभी सम्मान किया ही नहीं, जिसने संविधान को सिर्फ जो है अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया और लगातार संविधान पलटने की कोशिश करी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बने संविधान का जिसने अपमान किया, जिसने प्रतियां जलाने का काम किया, जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने भरी संसद में अंबेडकर कह करके जिनका संबोधन किया, वो संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। किस मुंह से करते हैं? मुझे लगता नहीं कि ऐसे बेशर्मों को शोभा देता है कि आप लोकतंत्र और संविधान की बात करें। और उसी को उसका परिणाम था कि लोकसभा में के चुनाव में जनता ने इनको जो है इनका आईना दिखाने का काम किया। पहली और मैं फिर से कहूंगा रेनी जी, इन्होंने जिस तरीके से राम राम कह करके राम के साथ धोखा किया और उसका परिणाम हुआ कि अयोध्या की सीट भगवान राम ने इनको जो है हारने पे मजबूर कर दिया। और अब ये महिलाओं के पीछे पड़े हैं, नारी के पीछे पड़े हैं। और जब आप नारी के बंगाल भारतीय जनता पार्टी ठीक है, बिल्कुल। रजत जी, आपने जो भी आरोप लगाए हैं इसका जवाब जानने के हमारे साथ देवेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। ठीक है रजत जी, आपने जो भी आरोप लगा इसका सीधा जवाब जानेंगे, हमारे साथ देवेंद्र मिश्रा जी जुड़े। देवेंद्र जी, अभी आपने रजत जी को कहते हुए सुना, उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी सारी चीजें कर रही है। महिला आरक्षण बिल को लेकर भी उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस प्रकार की चीजें की जा रहे हैं। देवेंद्र जी, उसका भी जवाब दीजिए। और जो आज जो रैली निकाली गई है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक शामिल हुए हैं, तो किस प्रकार का आक्रोश व्यक्त कर रही है भारतीय जनता पार्टी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने बहुत उचित मुद्दे पर हम लोग को आज अवगत किया डिबेट के लिए। आज की जन आक्रोश रैली ने यह दिखा दिया कि अब दौर बदल गया है। अब आधी आबादी न झुकने को तैयार है न रुकने को तैयार है। वो अपना हक लेने के लिए तत्पर हैं। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा चूंकि ये बिल लाया गया था और इसमें जो विपक्षी दलों ने जो रवैया अपनाया है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए महिलाएं सड़कों पर उतरी है। आपने देखा इस
तमतमाती धूप, गर्मी में जब 42 का टेम्परेचर हो लखनऊ में, आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पे उतरी हैं महिलाएं। उनका आक्रोश देख के इनको समझना चाहिए अब स्थितियां बदल गई हैं। और रवि प्रताप जी अभी कह रहे थे, ये इनकी हताशा, निराशा, सत्ता की व्याकुलता, जो भी दृष्टि से देखें ये स्पष्टता से झलक रही है कि बिल्कुल बेचैन है सत्ता में आने को। अरे सत्ता में कौन दल नहीं रहना चाहता। हमने जनता की ईमानदारी से सेवा की है, घोषणा पत्र में किए गए अपने वादों को जमीन पर उकेरने का काम किया है, तभी आज जनता दूसरी बार प्रदेश में और 3 बार केंद्र में हमें सत्ता की कुंजी सौंप रखी है। और अभी 2027 सामने तो फिर महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं करवा पाए देवेंद्र जी? नहीं, देखिए महिला आरक्षण बिल तो देखिए हमें पता था कि हमारी संख्या बल कम है, क्योंकि बिल के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। लेकिन ये जो विपक्षी दल हैं, चूंकि आप ध्यान करिए तो पूर्व में भी सपा दलोदा इन सब लोगों ने इसका वो किया है महिला बिल पे, और ये इनका जो चेहरा है, दोहरा चरित्र वो दिखा है। ये अब अपने आप को पाक साफ, अपने दामन को बेदाग कैसे साबित करेंगे? चुनाव में कैसे जाएंगे जनता के बीच? कैसे आधी आबादी को ये जवाब देंगे? किस मुंह से जाएंगे? मातृशक्ति तैयार है इनको सबक सिखाने को, और वो दिन दूर नहीं कि दहाई के अंग छूने को तरस जाएंगी ये पार्टियां। बहुत परेशान ना हो। हमने तो महिलाओं के उत्थान के लिए जितना बन पड़ा किया, क्या ट्रिपल तलाक का उदाहरण सामने नहीं है? किस तरह से हमने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान देने का काम किया, और उसके एवज में मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को सर माथे पर बैठाने का काम किया। हम वोट की दृष्टि से नहीं, हम सम्मान की दृष्टि से काम करते हैं, हित की दृष्टि से काम करते हैं। और उसी दृष्टि से जब आज आबादी अगर देखी जाए तो आधी आबादी को क्या मिल रहा है, क्या उनका यथोचित सम्मान? भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक के मिल ले आई थी। देवेंद्र कम से कम आते, अपनी बात करते, नैतिकता होती तो समर्थन करते। देवेंद्र खैर नैतिकता की बात करना बेईमानी लोगों दलों से है। ठीक है, इन्होंने जो किया इस प्रकार से आप बोल रहे हैं, भरपाई इनको करनी पड़ेगी। है कि महिला आरक्षण बिल जो और भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया, मिल नहीं पाया, और आज नहीं कल ये ठीक है, बिल लागू होके ही रहेगा। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। रवि प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है रवि प्रताप जी। रवि जी आपका रुख करना चाहेंगे। अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना होगा, साथ ही आपने रजत मिश्रा जी को भी सुना होगा। वो जिस प्रकार से कह रहे हैं, दोनों ही अलग अलग बात कह रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर के अगर कांग्रेस पार्टी की भूमिका की बात करें तो राहुल गांधी लंबे समय से महिला आरक्षण के बिल को लेकर के बात करते नजर आ रहे हैं, खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार बिल पास क्यों नहीं होने दिया गया? और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है वो आरोप लगा रही है कि विपक्ष ने अपने फायदे के लिए महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया है। रवि जी। रेनी जी, आप तो एंकर हैं, प्रबुद्ध एंकर हैं, और मैं भाजपा के प्रवक्ता सहित आपसे पूछता हूं कि महिला आरक्षण बिल पे वोटिंग हुआ था क्या, या महिला आरक्षण बिल पेंडिंग है क्या? महिला का तो विधेयक बन गया मोहतरमा, विधि बन गया। 16 अप्रैल 2026 को विधि बन गया। अब मूर्खतापूर्ण बातें बंद करिए, सुनिए अब बात मेरी। 1928 में रवि जी अभी संशोधन बिल पर जो बात हो रही है, रवि जी अभी महिला संशोधन बिल बात हो रही है, रेनी जी सुनिए, रेनी जी, जब बिल का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, जो बिल अस्तित्व में नहीं था, उस पर संशोधन कैसे आ गया? जरा गौर करिए, ये गुमराह करने वाली पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए। अब मैं आपको आईना दिखाता हूं। 1928 में इसी नेहरू जी के पिताजी लाहौर अधिवेशन में बिल लेकर के आए महिलाओं के लिए, तब विरोध किया आरएसएस वालों ने और हिंदू महासभा ने। दूसरी बार हंसा मेहता ने 14 अगस्त 1947 को नेहरू जी को ध्वज दिया, और उसी हंसा मेहता को भेजा नेहरू जी ने यूएनओ में, और महिलाओं को ह्यूमन बीइंग में जुड़वाया हंसा मेहता ने। उसके बाद
राजीव गांधी जी ने निकायों के चुनाव में 33% आरक्षण लाया, विरोध किया भाजपा ने। उसके बाद 73वां संशोधन जब लेकर के आए आपके वो क्या कहते हैं राव जी, नरसिम्हा राव जी, तब बड़ी मुश्किल से पास हुआ और उस बिल में पंचायतों की संख्या नहीं बढ़ाई गई। जो एक्सिस्टेड पंचायत के संख्या थे उसी में 33% दिया गया। उसके बाद 2010 में मनमोहन सिंह जी लेकर के आए, राज्यसभा में बिल पास हो गया मोहतरमा, लोकसभा में इन्होंने विरोध किया। 2018 में हमारे नेता ने लिख के दिया कि आप महिला आरक्षण बिल ले आइए। महिला आरक्षण बिल ये लेकर के नहीं आए। जून 2023 में ये जो बिल लेकर के आए पूर्ण बहुमत से पास हुआ। 456 लोगों ने इसके समर्थन में वोट डाले, केवल AIMIM ने विरोध किया लोकसभा में, राज्यसभा में किसी ने विरोध नहीं किया। हमने कहा तत्काल करिए, 2024 में करिए। इन्होंने महिलाओं का विकास नहीं करना था, 2034 तक टरकाना था, तो हम लेकर के आए कि पहले परिसीमन करेंगे। सुनिए, नहीं रेनी जी, लेट मी कंप्लीट। पहले जनगणना कराएंगे, फिर परिसीमन कराएंगे, तब हम लागू करेंगे। जब बिल का साइन हो गया था माननीय राष्ट्रपति महोदया का 28 सितंबर 2023 को, तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ किए जो लेजिटिमेट नहीं था। तब आनंद फानन में रात को 11 बजे 15 तारीख को इन्होंने गजट नोटिफिकेशन करके महिला आरक्षण बिल को पास कर दिया। महिला आरक्षण बिल नहीं, अब विधि बन गया है। जो वोटिंग हुई थी मोहतरमा, वो थी डिलिमिटेशन पे। अब सुनिए, डिलिमिटेशन को 1971 में जब फ्रीज किया गया तो ये हुआ कि फेडरल स्ट्रक्चर में राज्यों का प्रतिनिधित्व कम नहीं किया जाएगा। और 1971 की जनगणना पे 76 में फ्रीज हुआ 25 साल के लिए। 2001 में जब उसको फिर फ्रीज किया 25 साल के वाजपेयी सरकार ने, और उस समय के जो कानून मंत्री थे जेटली जी, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने जनसंख्या को नियंत्रित किया, जब तक स्टेबल दर नहीं हो जाता हम लागू नहीं करेंगे। और ये लोग लागू नहीं करना चाहते हैं, 34 तक ले जाना चाहते हैं। यही प्रधानमंत्री मोदी जी देश को गुमराह किए। 15 लाख रुपया के लिए, 2 करोड़ नौकरी के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, तो ये जुमलों की सरकार महिलाओं के पीछे खड़ी हो गई। अब तो विधि बन गया है। मैं चुनौती देता हूं, आप ले आइए, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 40% आरक्षण के लिए 2024 से लागू करिए, हम आपके साथ हैं। लेके क्यों नहीं आ रहे? आप बहाना महिला आरक्षण का है, ला रहे हैं बैक डोर से कि फेडरल स्ट्रक्चर पे प्रहार कर रहे हैं। जहां जहां मध्य भारत में आपकी सीटें हैं वहां बढ़ा देंगे, दक्षिण भारत जहां कम है वहां कम कर देंगे। और महिला बिल दोबारा मत कहिएगा कि हमने विरोध किया। वोटिंग हुई थी डिलिमिटेशन पे, महिला बिल पे वोटिंग नहीं हुई थी। और जब बिल ही अस्तित्व में नहीं था तो उसके संशोधन का सवाल कहां से आ गया? इसलिए यही भाजपा की सरकार 3.25 साल बाद इसको याद आई कि आनंद फानन में 3.25 साल बाद रात को 11 बजे इसको गजट नोटिफिकेशन करती है। और आज ये मूर्खों की तरह से जा करके वो कहते हैं कि हम विरोध कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ये 15 लाख खातों में ला रहे थे और बोले कि हमको तो पता ही नहीं कितना रुपया है, हमको तो पता ही नहीं। अरे अगर इनके अंदर इतनी सुचिता है, महिलाओं को 21 प्रदेशों में सरकार है, कितनी प्रदेश प्रेसिडेंट महिलाएं हैं? 100 साल के इतिहास में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है आरएसएस में। 100 साल के इतिहास में एक भी महिला अध्यक्ष नहीं हुई। 46 साल के इतिहास में एक भी महिला अध्यक्ष भाजपा की नहीं हुई। मैं कहता हूं 12.9% आपके यहाँ महिलाएं हैं। आज भी संसद में प्रतिनिधित्व 12.1% का है। हंस करके गुमराह मत करिए, तकाजा है वक्त का कि तूफान से जूझे। कहां तक चलोगे किनारे किनारे? झूठ मत बोलिए, सच का सापना करिए, अर्ध सत्य मत बोलिए। देश गुमराह नहीं होगा। अब वो मीडिया नहीं है कि आप हाईजैक कर लेंगे। एक समानांतर मीडिया चल रही है जिसे सोशल मीडिया कहते हैं, और आपकी कथनी को, चेहरे को नंगा करके छोड़ेगी। यह देश आपके भुलावे को, छलावे को और आपके सब तमाम उपलब्धियों को देख रहा है। मोदी जी गारंटी पे चुनाव लड़ने जाते, अपनी वारंटी पे चुनाव लड़ने जाते। मोदी है तो मुमकिन है कहके जाते, क्यों उसकी खंडी की माफिक महिलाओं को खड़ा कर रहे हैं? अरे दम है तो विश्व पितामह का वध करिए, ब्रह्मास्त्र चलाइए,
ठीक है, देवेंद्र जी का रुख करेंगे। देवेंद्र जी, रवि प्रताप जी ने ऐसे कई सारे आरोप लगाए हैं, कई सारी बातें कही हैं, क्या कुछ जवाब है? देखिए, ये जो मैंने आरोप लगा कहा रहे है हैं, अगर मिथ्या इसमें आरोप। कामा फुल स्टॉप गलत है, पार्टी पद के प्रवक्ता से इस्तीफा दे दूंगा, देश से माफी मांगूंगा, जो मैंने प्रश्न उठाया जवाब उसका दें। क्या मैं गलत कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? आपकी बात देखिए, जुमलेबाजी मत करिएगा, मेरे तथ्यों को जवाब दीजिएगा कि महिला आरक्षण बिल है या अभी आना है, हमने विरोध किस बिल का किया ये बताइए। देखिए, आप जनता में भ्रम फैला रहे हैं, इस तरह की भ्रामक भ्रम बातों आप पे जनता फैलाते नहीं हैं, आने अभी भी वाली। झूठ बोल रहे हैं। मैं पूरे कहता हूं जनता ने माफी देखा। मांगूंगा, सर मुड़वा के माफी जनता ने मांगूंगा। देखा है महिला आरक्षण बिल आपके अब कृतित्वों बिल बन को। गया है, रात को 15 तारीख को आपने बनाया है। महिला आरक्षण का तो भाई नहीं ये सवाल, 33% पास हो चुका, कल आइए 40% का। अब 2/3 की आवश्यकता नहीं है, आप तो समान मेजोरिटी में है, पास हो जाएगा। 40 कर दीजिए, कल से लागू कर दीजिए। हमने तो उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया, 159 महिलाओं को टिकट दिया था। सच बोलिए, मैंने चुनौती दिया आपको, प्रवक्ता पद छोड़ दूंगा, माफी मांगूंगा सर मुड़वा के, यदि महिला बिल रवि आज प्रताप पेंडिंग जी, है कांग्रेस और इतने यदि महिला बिल पे वोटिंग हुआ, लंबे जवाब इसका रवि प्रताप दीजिए। जी, कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक शासन किया है, तब महिला बिल क्यों नहीं पास हो पाया था फिर? अरे मैंने कहा कि राजीव गांधी जी ने प्रयास किया, नरसिम्हा राव लेके आए, मनमोहन सिंह लेके आए, जब ये बिल लेके आए तो हमने बिल्कुल कहा कि आज करिए। अब आप बात करते हैं पास क्यों नहीं किया? अरे हमने तो उस महिला को योनो भेजा जो 24 अगस्त को आपको बता दिया ना कि 14 अगस्त 1947 को हंसा मेहता जी आई, उनको भेजा, और यहाँ हमको बात करते हैं। देवेंद्र जी, जिस प्रकार से रवि प्रताप सिंह जी कह रहे हैं उसका जवाब दें। जी बोलने तो दें पहले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस तरीके के मिथ्या जो लगा रहे हैं, मैं इसको स्पष्ट रूप से कहता हूं, जनता के भी भ्रम फैलाने का कुछ प्रयास है इनका। ऐसे जनता देख रही है, समझ रही है। केवल जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, बड़का झूठा पार्टी करती है। देवेंद्र जी, आप देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, जवाब दिया, तिथि किरण बेदी को भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर बनाया, वरना देश से माफी उत्तर प्रदेश में गवर्नर माफी मांगिए, आनंदीबेन पटेल जी हैं, वसुंधरा राजे जी थी। क्या बात आप करते हैं, इस तरीके का आरोप लगाने? क्या मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। नहीं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, बोलने दे रहे हैं। चलेगा देश, जुमलेबाजी से नहीं चलेगा, माफी मांगिए आप देश से। आपकी बौखलाहट रवि जी, एक एक करके बोलने दीजिए। आप रवि जी, उसके ऊपर जा रहे हैं। ठीक है रवि जी, आपने अपनी पक्ष रख लिया है, एक बार देवेंद्र जी को भी बोलने दीजिए, उनका भी पक्ष सुनिए। अभी भी गुमराह कर रहे हैं, मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं। मैं कहता हूं स्टेट में कि जो कहा कामा फुल स्टॉप गलत है, माफी मांगूंगा सर नवा के। आपका जूता मेरा सर। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि जिस चौराहे पे खड़ा करना, मैं राष्ट्रीय चैनल पे माफी मांगूंगा, लेकिन झूठ मत बोलिए। समय इनको दे दें। ठीक है रवि जी, उनको देवेंद्र जी को भी बोलने दीजिए। जी देवेंद्र जी, डिबेट की मर्यादा होती है। आप सीनियर स्पोक्स पर्सन हैं, आपने अपनी बात कही, मैं भी इसमें नहीं बोलता किसी की। बिल्कुल देवेंद्र जी कहिए। ये देखिए, मैं आपकी छटपटाहट समझ सकता हूं। आप आज इसलिए दिक्कत में है कि ये क्रेडिट, जो क्रेडिबिलिटी, वो बीजेपी के अकाउंट में कैसे जा रही है। आप ही महिला आरक्षण की बात करेंगे, आप ही महिला आरक्षण का विरोध करेंगे, ये दो बातें एक साथ समानांतर कैसे चल सकती? भारतीय जनता पार्टी संशोधन बिल ले आई थी, नारी शक्ति वंदन, इसमें आपको विरोध करने का क्या औचित्य था? आपको तो बढ़ चढ़ के समर्थन देना चाहिए था। देश देखता है कि आप भी महिलाओं के हिमायती हैं। आपके पास आएंगे रवि जी, लेकिन आपका जो दोहरा चरित्र पूरे देश ने देखा है, और आप अपने साथ साथ अन्य अपने जो बैसाखी वाले दल है उनको भी साथ समेट के उन सबको भी नेस्तनाबूद करने का काम आप एक साथ करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज वो भारतीय जनता पार्टी नहीं जो आज 30 साल 35 साल पहले आप समझा करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व बड़े गर्व के साथ कर रही है। महिलाओं के लिए कितने काम किए ये गिनाना कठिन है, आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आपके फितरत में
विपक्ष लेकिन धर्म देवेंद्र का जी पालन रवि करना जी ही जिस नहीं है। प्रकार से कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनता को गुमराह किया जा रहा है, भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं। नहीं, कोई भ्रामकता तो ये फैला रहे हैं विपक्षी दल। भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्टता से बिल लेके आई थी, सदन में देखा नहीं क्या लोगों ने? ये सोशल मीडिया की बात कर रहे, सोशल मीडिया तो सभी के लिए है। क्या सदन की बातों को पूरे देश से नहीं देखा क्या? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ सारी चीजों का जवाब दिया है, सारे पक्ष रखे हैं। क्या जवाब इनके पास है? जवाब वहां नहीं देंगे, ठीक है, वहां जवाब देने की हिम्मत नहीं है। लेकिन देवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी पर ये आरोप लगा रहा है विपक्ष की राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये सारी चीजें की जा रही है, इसमें कोई सत्यता नहीं है, जैसे अभी रवि जी ने भी कहा है। इसमें अनैतिकता क्या, मुझे ये बता दे, कौन राजनीतिक दल है जो अपने लाभ के लिए काम नहीं करती? ठीक है रवि जी कहना चाह रहे हैं, ये नहीं करेंगे क्या राजनीतिक लाभ लेने का काम? जिसको मौका मिलता है वो लेता है, इसमें कोई अधर्म का काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है देवेंद्र जी, रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रेनी जी, मैंने जितनी बातें कहा उसका एक भी जवाब हमारे मित्र ने नहीं दिया। अब ये मैं इनसे एक सीधा सवाल कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। जिस बिल का पूरा सदन एक स्वर हो करके और समर्थन किया था, 28 तारीख को प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया था, 2.5 साल में नोटिफिकेशन आपने जारी क्यों नहीं किया? क्या विपक्ष ने मांग की थी कि आप पहले जनता का डिलिमिटेशन करिए और 2026 का जनगणना कराइए? क्या हमने मांग किया था? वो आप लेके आए थे। आप जिस बिल का अस्तित्व नहीं था, गजट नोटिफिकेशन आपने नहीं किया। आपको तो इतना पता होगा कि उसको विधि को बनने के लिए राजपत्र में प्रकाशन आवश्यक है। 28 सितंबर 2023 से 15 अप्रैल 2026 तक किसने आपको रोका था कि आप प्रकाशन मत करिए? और जब आपने प्रकाशित नहीं किया, जो विधि नहीं बना, तो उसमें संशोधन कैसे आ गया? आप उसी दिन लागू कर देते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 40 लाख जो निकायों के प्रतिनिधि हैं, क्या जो 33% महिलाएं हैं उनकी सीटें बढ़ा के दी गई कि उसी में दी गई? गांव के प्रधान नहीं बढ़ाए गए, सरपंच नहीं बढ़ाए गए, प्रमुख नहीं बढ़ाए गए, उसी में दिए गए। आप तो पुरुषों का भी हक छीन रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे तभी देंगे। मैं आपसे कहता हूं कि अब तो आप विधि बना दिए हैं, अब लेकर के आ जाइए 40% का। अगर कोई विरोध करे तो कहिए महिला आरक्षण बिल पे जनाब वोटिंग नहीं हुई थी, वोटिंग हुआ था डिलिमिटेशन पे। आपने तो 16 को वोटिंग 17 को हुआ, 15 को ही कानून बना दिया और विरोध तो कोई नहीं किया था। अब झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई, महिलाओं से इतना अगर प्रेम है, जरूर होना चाहिए आपको, तो आप कम से कम आज 21 प्रदेशों में सरकार है, 33 छोड़िए, 13% मिनिस्टर बना दीजिए, 3 प्रदेशों का स्टेट प्रेसिडेंट बना दीजिए, तब तो कुछ कहिए। आपको तो महिला बिल बना है, 34 तक टरकाना है, महिला को देना कुछ नहीं है, 34 तक झुनझुना बजाना है। अरे भाई, ये झुनझुना बज चुका, ये झुनझुना बज चुका। जानती है रेनी जी, देशभक्ति का झुनझुना बजा दिया ट्रंप ने, हिंदू का झुनझुना बजा दिया अभिमुक्तेश्वरानंद ने, और घोटालों के झुनझुना बज गई इस डील में। विश्व गुरु का झुनझुना बज गया ईरान और इजराइल के युद्ध में। तो अब मोदी जी जो कभी वारंटी देते हैं, कभी गारंटी देते हैं, थोड़ा बाहर निकलिए, कुछ काम करिए। हम विरोध करते हैं तो हमको नंगा करिए, नंगा कर दीजिए प्याज की तरह से, लेकिन छिलिए तो जनाब। रवि जी, आपने जो भी आरोप लगाए के लिए प्याज काटेंगे नहीं और कहेंगे कि प्याज तीखा है। अरे काटिए हमें चाकू लेके, डालिए कढ़ाई में, लेकिन सब्जी तो बनानी पड़ेगी आपको। दूर से रवि जी चर्चा में नजारा लेने वाले मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें, और आपने जो भी कहा है रेनी जी, मैंने अमर्यादित नहीं कहा, मैंने कहा कि साहिलों में बैठ करके मंजर देखने वाले कभी समुद्र की गहराई नहीं बताया करते। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आपसे कहा कि सामने आइए, महिलाओं को प्रणाम है, नतमस्तक है, दीजिए उनको, झूठ मत बोलिए। बस मेरे प्रश्नों का जवाब रवि दे जी, नहीं आप पाए। दूसरा पक्ष भी जानने दीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात हो के लिए देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इसका जवाब जानेंगे। आप जो भी बोल रहे हैं देवेंद्र जी, जिस प्रकार से रवि प्रताप जी कह रहे हैं, लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ जवाब है देवेंद्र जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व तय करेगा। ये उसमें रवि प्रताप सिंह जी की राय नहीं ली जाएगी। सदन में
सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा की जाती है, वो करना नहीं है। बाहर निकल के मिथ्या आरोपबाजी, झूठों को पुलिंदों पे चलने का काम ये शुरू कर देते हैं करने का। नहीं, तो वो ये कह रहे हैं ना कि उनके सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है उनको। नहीं, सवाल का क्या, सवाल तो ये है ना कि ये बता रहे कि जनता को भ्रम कौन फैला रही है, तो स्पष्ट करें। ये कहते भारतीय जनता पार्टी करे, मैं कह रहा हूं ये विपक्षी दल ये काम कर रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व में। इसमें जवाब और किस चीज का चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता से सारी बातों पे अपना पक्ष रख दिया है, उस पर जवाब देने की हिम्मत नहीं किसी भी दल के लोगों की। अच्छा, ठीक है। और यहाँ डिबेट में कहते हैं कि हम विपक्ष कर रहे हैं। अब आप अपना काम करिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। अब अपनी चिंता करिए, भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए। लेकिन देवेंद्र जी, ऐसे कई आरोप लग रहे हैं, राजनीतिक फायदे के आरोप लग रहे हैं, और ऐसे कई सारे आरोप अभी रवि जी ने भी लगाए हैं। फिलहाल आपसे आपके पास लौटेंगे, सपा प्रवक्ता जुड़े हुए हैं रजत मिश्रा जी, उनका भी रुख करेंगे। रजत जी, जिस प्रकार से जो महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो भी अभी जो तस्वीरें हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं लगातार, उसमें जो है जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो समाजवादी पार्टी पर भी लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही एक स्लोगन का वो यूज करते हैं, और अब तो उसको कई ज्यादा ही यूज किया जा रहा है, सपाई देख बिटिया घबराई करके। तो क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये बिल पास ना होने पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी किस तरीके से इसका जवाब देगी? रेनी जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 लाइन बोलूंगा नारी के सम्मान में। कोमल है, कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जीवन के हर मोड़ पे नारी ही सबसे भारी है। तो नारी के सम्मान में जिस तरीके से सभी पार्टियां आज खड़ी हुई हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये नारी को खुद पता है, जो है नारियां उनको पता है कि कौन सी पार्टी उनके सम्मान में है और कौन से उनके जो है शोषण में लगी हुई है। और जो लोग कह रहे हैं सपा देख बिटिया घबराई, अब लगातार मैं अभी पिछले 1 महीने का, अभी 4 दिन पहले की 2 न्यूज थी। अमेठी में घर से 100 मीटर दूर पे जो है लड़की की जो है लाश बरामद हुई। महोबा में लड़की की जो है एक सिपाही थी, उसकी बहन की लाश बरामद हुई। उसके पहले गोरखपुर में 9 साल की बच्ची, कानपुर में 11 साल की बच्ची, अंकिता भंडारी केस, ये सब केस कहां से आ रहे हैं भाई? भारतीय जनता पार्टी के राज में है ना ये मैं सिर्फ अभी 1-2 महीने की बात कर रहा हूं। और आप न्यूज़पेपर उठा करके देख लिए कि आज क्या है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर अत्याचार और शोषण हो रहा है, या तो महिलाओं के ऊपर या पिछड़े दलितों के ऊपर। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। अब भारतीय जनता पार्टी खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही है। जिस देश के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में आया हो, छोटी बात नहीं है रेनी जी। मैं तो ये कहता हूं किस बेशर्मी के साथ ये लोग जो है डिफेंड करते हैं। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, इनकी महिलाएं हैं। अंकिता भंडारी केस में एक महिला इनके जो है भाजपा की नेता, चाहे जो हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़ी मतलब इस तरीके से मतलब भाषा का प्रयोग करते हैं ये लोग महिलाओं के लिए, और संसद में नहीं बोली। एक बच्ची वहां पे हो गई। यहाँ पे महिलाओं का आक्रोश विपक्षी पार्टियों की तरफ क्यों देखने को मिल रहा है? महिलाएं विपक्षी पार्टियों की तरफ आक्रोश दिखा रही है। रेनी जी, आज की जो आक्रोश रैली है, आज की आक्रोश रैली में जो महिलाएं आई हैं, उनको खुद नहीं पता कि वो यहाँ पे क्यों आई हैं। उनको खुद नहीं पता कि वो यहाँ पे क्यों आई हैं। उनको जो है वो नेत्रियां वहां से ले आई है बहला फुसला करके, चलो रैली में चलना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपको इसका बाकायदा वीडियो है, चल रहा है। रीडिंग का जो है वो है मीडिया, और वो उनका वीडियो चल रहा है कि उनको महिलाओं को नहीं पता है कि ये महिलाएं यहाँ पे किस लिए आई हैं। ये नहीं, ठीक है रजत जी, जिस प्रकार से आप ये बोल रहे हैं, लेकिन महिलाओं का ये वीडियो है, ये महिलाओं को पता नहीं है कि ये महिलाएं किस आई है। महिलाएं कह रही है माइक पे, तो हमें तो पता ही नहीं है कि हम इस आक्रोश रैली में हम क्यों आए, हमें लाया गया है। ये देखिए, ये वीडियो है। तो ये कोई आक्रोश नहीं है, महिलाओं को पता है कि उनका शोषण कौन कर रहा है। पहला फुसला करके रैली के नाम पे उनको, बेचारी गरीब महिलाएं हैं, उनको 150 लेकर के जो है ये लोग उनको जबरदस्ती रैली में बहला करके ला रहे हैं। महिलाओं जो असली महिलाएं हैं, जिनको पता है, जो प्रबुद्ध महिलाएं हैं, उनको सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का शोषण कर रही है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का नाम एप्स्टीन फाइल में है महिलाओं के शोषण में। मधु केशरी जी का ट्वीट, दो पन्ने का ट्वीट, उन्होंने क्या क्या आरोप नहीं लगाए, ये साफ जाहिर करता है कि महिलाओं के ऊपर कौन शोषण कर रहा है।
मैंने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने भगवान राम का इस्तेमाल करके जो है रजत जी आप जो कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, ये नारी के पीछे छिप रहे हैं, माँ दुर्गा इनको बंगाल का ठीक है ठीक है रजत जी, ठीक है बिल्कुल। रवि जी आपके पास आएंगे, लेकिन देवेंद्र जी से जानना चाहेंगे। बिल्कुल रवि जी आपके पास आएंगे। देवेंद्र जी अभी जिस प्रकार से रजत जी ने कहा है कि जो महिलाएं हैं वो आक्रोश नहीं दिखा रही हैं, बाकी सारी चीजें, उन्होंने कई सारे ऐसे आरोप लगाए हैं कि महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। अगर सच कहूं तो अभी जो सपा प्रवक्ता रजत मिश्रा जी ने कहा कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो सभी लोग महिलाओं के हित के लिए खड़े हैं, महिला आरक्षण बिल के लिए आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो महिलाओं के लिए अभी फिलहाल कोई ऐसा बिल नहीं आ पाया है, उनको कोई राहत नहीं मिल पाई है, और सच्चाई जो है महिलाओं के लिए अभी तक फिलहाल कुछ भी नहीं किया गया है। और अभी जो आक्रोश वो व्यक्त कर रहे हैं वो भी बहुत ही, हम लोग तो कह रहे हैं कि जो रेनी जी हम लोग तो कह रहे हैं कि जो 543 सीट है उसमें आप दे दीजिए ना, बड़े दावे करती कौन रोक रहा है? ठीक है देवेंद्र जी, जिस प्रकार से रजत जी कह रहे हैं और रवि जी भी ऐसे कई सारे आरोप लगा रहे हैं, उसका क्या कुछ जवाब देंगे देवेंद्र जी? 543 सीटें आप दे दीजिए ना, 33% सीट बढ़ा, ठीक है, इसके पीछे की मंशा जनता समझ रही है। देवेंद्र जी जिस प्रकार से रजत जी और रवि जी कह रहे हैं उसका जवाब दें। देखिए, ये जो जन आक्रोश रैली है, इसमें ये जो क्लिप दिखा रहे हैं, ये क्या प्रमाणित करता है? ये अपने आप में दिखता कि ये कहीं से मैनेज किया हुआ ये स्क्रिप्ट है। पूरे क्षेत्र की महिलाएं सड़कों पे आक्रोशित रूप से जिस तरह उतरी हैं, आप समझ सकते हैं आज का जो टेम्परेचर है, उनको पता ही नहीं है कि हम घरों में भी नहीं पता नहीं है। आप कह सकते हैं ना, आप खुश हो लीजिए, ये चर्चा का तरीका नहीं है। आपके लिए मुंगरी लाल के हसीन सपने जैसे हो सकता है, अभी खुश हो लीजिए। ये भी अपमान है उन महिलाओं का जो आज अपने घर द्वार की जिम्मेदारियों से हट के अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं का आप उपहास करते हैं। खैर, इस पर हम इसलिए कुछ नहीं कहेंगे कि आपकी नीति हमेशा यही रही है। आपके चाल चरित्र चेहरे को ये प्रदर्शित करते हैं कि आप क्या भावनाएं रखते हैं मातृ शक्ति के लिए। अरे एप्स्टीन फाइल पे बोल दीजिए, एप्स्टीन फाइल पे बोल दीजिए। आप गाते रहिए, आप गाते रहिए, आप गाते रहिए। आपके पास कोई काम नहीं, एक एक करके हमारे पास जबरदस्ती बताएंगे, आप जबरदस्ती बताएंगे महिला आरक्षण बिल नहीं पास हुआ, आप बताएंगे झूठ जनता को, लोगों को तो 45 सीटों में क्यों नहीं दे रहे? लगता कि आप लोगों ने पूरा आपने पूरा लड़कों से गलती हो जाती है। 3 राज्यों में चुनाव इस विचारधारा वाले आज हम आगे दिखाने चले हैं। आप अरे तो प्रधानमंत्री हमारे नेता का नाम तो दिया है प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री हैं। आप मत मानिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। शर्म आती है प्रधानमंत्री, चलिए रजत जी आप लोग शांत हो जाइए। हिंदुस्तान के इतिहास का काला दिन है वो, हिंदुस्तान के इतिहास का काला दिन है। नरेंद्र मोदी का नाम जो है एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। ऐसा आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ कि देश के प्रधानमंत्री का नाम महिलाओं के शोषण में, बच्चियों के शोषण में है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि ये आक्रोश की बात करते हैं, घर की बच्चियों को क्या कैसे देवेंद्र जी, रजत जी, देवेंद्र मिश्रा, हमें तो इस बात का वो है, देखिए घर में कैसे मुंह दिखाते होंगे देवेंद्र मिश्रा? मैं ये कह रहा हूँ ऐसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि ये आक्रोश की बात कर रहे थे, अब तो जन आक्रोश इनके खिलाफ फैल गया है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जमी कह रही है कि गगन बदला है, कहते हैं परिंदे की चमन बदला है, पर बीजेपी की छटपटाहट बताती है हमें जुमला वही है मगर अंदाज बदला। अब मैं ये कहना चाहूंगा रेनी जी कि 2 महिलाएं भाजपा में थी, मैं व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूं। सुमित्रा महाजन 9 बार की सांसद थी, उनको निपटा दिया कि 75 साल से ऊपर को टिकट नहीं देंगे। राजनाथ सिंह जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 75 साल के बाद भी इस देश पे आसीन है। मोहन भागवत जी भी हैं और कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, 75 का आंकड़ा तो सेट ही नहीं किए। वसुंधरा राजे के नाम पे राजस्थान में चुनाव लड़े और जाकर के पर्ची निकाल करके शर्मा जी को बना दिया मुख्यमंत्री, वो बेचारी देखती रह गई। तो कितना सम्मान करते हैं ये आप इसी से जान लीजिए। मैं आज फिर दोबारा कहता हूं कि आप कल एक संविधान में संशोधन लाइए
जो एक्सिस्टेड सीट है आपकी 543, इसमें 40% का लाइए, 34 का लाइए, 50 का लाइए। यदि हम विरोध करते हैं, यदि सपा विरोध करती है, तो कल आप टीवी का फिर डिबेट कराइए और तब हमें कहिए कि हम महिला विरोधी हैं। हम तो कह रहे हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व में मातृशक्ति को बराबर का दर्जा दीजिए। जहां ज्ञान की, अध्यात्म की देवी हमारी माता है, जहां शक्ति की देवी हमारी दुर्गा है, जहां विद्या की सरस्वती है, जहां धन की लक्ष्मी है, हम तो सब महिलाओं से पाते हैं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। हमारी बहनें आज फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, एनडीए में जा रही हैं, आईआईटीएन बन रही है, डॉक्टर बन रही है, कंधे से कंधा मिला रही है, यूएनओ तक जाके प्रतिनिधित्व किया। और तो और तमाम प्रदेशों में भारत की राष्ट्रपति भी महिला है। आप ले करके तो आ जाइए, लेकिन आपको करना कुछ नहीं है। 2034 तक लटकाना है। जब 73वें संशोधन में लेकर के आए नरसिम्हा राव जी, तो रवि जी, जब कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय तक थी सत्ता में, 40 लाख सीटों को बढ़ा के जब 60 लाख करेंगे तब देंगे। नहीं रवि जी, आप जैसे कह रहे हैं, ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय तक थी तब फिर क्यों नहीं इतना महिलाओं के हित के बारे में सोचा गया या इस प्रकार से नए नए नियम? मैंने आपको बोला कि आजादी से पहले 1928 में स्वर्गीय श्री मोतीलाल जी लेकर के आए लाहौर अधिवेशन में महिलाओं के लिए। उसके बाद तत्काल ये हंसा मेहता को भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नेहरू जी ने भेजा वहां। जब पूरे विश्व के लोग कह रहे थे कि ऑल मेंस आर बोर्न फ्रीली एंड इक्वली, तब उन्होंने कहा जस्ट यू हैव टू इंक्लूड ह्यूमन बीइंग नॉट अ मैन। तब ये महिलाओं को यूएनओ में दर्जा मिला। और उसके बाद तत्काल राजीव गांधी ने प्रयास किया, सफल नहीं हुए। उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट राव जी लेकर के आए, तीसरी गवर्नमेंट मनमोहन जी 10 में लेकर के आए, 18 में चिट्ठी लिखा, 23 में हमने तो फ्री हैंड किया कि कल से लागू करिए। आप कहती हैं पास क्यों नहीं कराए? अरे इनसे पूछिए कि साइन होने के बाद 2.5 साल नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किए, और नहीं किए तो 15 अप्रैल 2026 को रात को क्यों किए? क्यों किए रात को? 17 को वोटिंग था, 15 को नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। झूठ बोलने का काम देवेंद्र जी करते हैं, हम लोग नहीं करते। चेहरा और चरित्र पे साफ है। रवि जी कह रहे हैं, उसका जवाब आप दीजिए। आप खुद ही रवि जी स्वीकार कर रहे हैं, 55 नहीं 70 सालों में ये झुंझुना पकड़ाते चले आए हैं। ये बात करें भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय के अनुसार आज लगा कि नहीं इसकी आवश्यकता है। राजनीति मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। और ये जो एक बात करते हैं चुनाव की बात, कि प्रदेशों के चुनाव होते हैं, उसको लेके दिमाग में हर वर्ष चुनाव 4-6 स्टेट के होते ही हैं, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा कि 2026 में 4 स्टेट के 5 स्टेट के चुनाव हो रहे हैं। जब भी लाएंगे आरोप लगेंगे। हमें लगा आज आवश्यकता है और जनगणना में विलंब हो रहा है, हम 2029 में इसका असर नहीं दिख पाएगा, तो हमने इसको आज के डेट में लाने का प्रयास किया। अब किंतु परंतु इनका प्रश्न हो सकता है, हमारा नहीं। हम बिल्कुल स्वच्छ मन से बिल्कुल लेके आए हैं। आपके पास आएंगे और जो डिलिमिटेशन हो, पश्चिम जो भी चीजें हैं, जनगणना सब होगा और सब भारतीय जनता पार्टी करेगी। अभी बहुत समय है। मैंने पिछली बार भी डिबेट में कहा था 2048 तक आप लोग सपना मत देखिए, बहुत काम करते हैं, देश को बहुत आगे बढ़ाना है, विश्व गुरु बनाना हम बनाएंगे। उसके बाद सोचिएगा आपको कहाँ रहना है। अभी आप ऐसे मुंगीलाल के सपने देखते रहे। जी जो आरोप लगा रहे हैं, जो रवि जी जो आरोप लगा रहे हैं, रजत जी जो आरोप लगा रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष जो ये आरोप लगा रहा है राजनीतिक फायदे लेने का, ये जो आगामी चुनाव है उसको लेकर के इस तरीके के जो बिल हैं वो किए जा रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को, तो ये भी आरोप वो लगा रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये विपक्ष धर्म का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। हम सत्ता में हैं, हम सत्ता में बने रहें, ये प्रयास कौन नहीं करता? मैं तो स्पष्ट बड़े सामूहिक से स्वीकार करता हूं। हम सत्ता में, हम चाहेंगे हम सत्ता में बने रहें और चाहेंगे बने ही रहेंगे, क्योंकि हम जनता की सेवा ईमानदारी से कर रहे हैं। जनता हमें आशा भरी नजरों से देख रही है। लगातार हम चुनाव जीत रहे हैं। आज 21-22 प्रदेशों में अगर हमारी सरकारें हैं तो जनता के आशीर्वाद का ही फल है, इनका कोई सहयोग इसमें नहीं है। ये अपने आप को देखे, आत्ममंथन करें, कैसे ये
अपनी पार्टी को सत्ता में लाए, इसके लिए प्रयास कर, उसका चिंतन कर। भारतीय जनता पार्टी के हित लाभ की चिंता कम से कम विपक्ष न करे। ठीक है रवि जी, जिस प्रकार से देवेंद्र जी कह रहे हैं, जी रवि जी कहिए। रेनी जी, मैं इसीलिए पहले कुछ कहा था तो आप शायद नाराज हो गई थी। देवेंद्र मिश्रा जी को बताना चाहूंगा कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, आप तो कम से कम पंडित हैं, गणित का इतना कम ज्ञान आपके पास कैसे हो गया प्रभु? अरे अक्टूबर 1951 में पहला चुनाव हुआ, पहला। संविधान तो 26 जनवरी 50 को अंगीकृत हुआ और आज 75 साल हो गए। 75 साल आजाद भारत के चुनावी इतिहास में 2.5 साल ये बताइए मुरारजी देसाई का, बीपी सिंह का, 6 साल आदरणीय वाजपेयी जी का और 12 साल मोदी जी का। जरा जोड़ लीजिए 70 साल का टेप कब तक चलाएंगे? 75 साल में 12 साल ये, 6 साल वाजपेयी जी, 18 साल तो भाजपा चलाई और 2.5 साल मुरारजी देसाई का सरकार और उसके बाद बीपी सिंह का। सब हमारे से लगती। चंद्रशेखर गुजराल गौड़ा को हमारे में दे दीजिए, इमरजेंसी भी हमारे में दे दीजिए। प्रभु 70 साल का जरा गणित का ज्ञान दुरुस्त करिए, अभी भी गुमराही कर रहे हैं देश को। 75 साल तो आजाद भारत में चुनावी इतिहास हुआ और 70 साल हम रहे तो वाजपेयी जी 6 साल कहां रहे? चलिए वाजपेयी जी को निकाल लीजिए तो मोदी जी का फ्री है। मोदी जी 12 साल फ्री में है क्या? गणित में 12 साल को जीरो कब कहा गया? महाभारत में भी विशेष की मान्यता थी। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, उनको प्रधानमंत्री मानना ही नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। मोदी देश के प्रधानमंत्री है। गणित का विद्यार्थी भी बता सकता है, चौथी का आदमी, कि 75 साल में 55 साल हम रहे, बाकी दूसरे लोग रहे और आप तो 70 साल। अरे भाई कब तक झूठ बोलेंगे देवेंद्र जी? 70 साल की बात तो मैंने जो हमने नेहरू जी की बात कही, महिलाओं के हित की बात को लेके मैं उससे बता रहा हूं। मैं तो कह रहा हूँ 55 साल के आसपास कांग्रेस की सत्ता रही है। मैंने तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया, 70 साल का भी जवाब दे दिया, महिला का भी जवाब दे दिया। आप मेरे एक प्रश्न का जवाब नहीं दिए, फिर चुनौती देता हूं। अब तक के डिबेट में यदि मैंने कामा और फुल स्टॉप भी झूठ बोला है तो माथ मुड़वा के कालिक पोत के माफी मांगूंगा। आपका जूता मेरा सर और पार्टी के प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दूंगा। इतनी चुनौती दे रहा हूं। ऐसी बातें ना मैं करता हूं और ना प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोटबंदी के समय पे कि देश के जिस चौराहे पे खड़ा करेगी जनता, मैं खड़ा मिलूंगा। मैं उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी से अभिभूत होके, प्रेरित होकर के चुनौती देता हूँ। ठीक है देखिए रवि जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम डिबेट की एक मर्यादा होती है, शब्दों की मर्यादा होती है, उसका ध्यान हम सबको रखना चाहिए। मैं आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूं। देवेंद्र जी, आप विपक्ष को महिला विरोधी बता रहे हैं, लेकिन क्या आपने सभी दलों को साथ लेने की कोशिश की थी? देखिए प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में चीजें स्पष्ट की, आह्वान किया, इनका सुझाव देने में रोक होता है क्या? किसी को कोई प्रतिबंध है क्या? डिबेट करने में किसी को रोक है क्या? आप आइए ना, बात करिए, सुझाव दीजिए, इन मुद्दों पे ये होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, ये गलत है, इसका हम समर्थन नहीं करते, ऐसे ही इसका हम समर्थन करते हैं। ये बात के लिए तो सदन है, सकारात्मक और सार्थक चर्चा के लिए ही सदन होता है। ये जो मूल ज्ञान है, इससे विरक्त कैसे है ये लोग? आरोप प्रत्यारोप से बात नहीं करते। मैं फिर कहता हूं, साफ दिल से विपक्ष धर्म का पालन करें। हम चीजों को लेके आए हैं, आपको लगता है कि आप सहमत हैं तो धन्यवाद दीजिए, आप असहमत हैं तो आप विरोध करिए, उसका उपचार बताइए, इसमें ये चीज गलत है, ये ठीक होना चाहिए, उस पर तो बात आप करेंगे नहीं। बस आप जो चीज हो गया पहले तो राय नहीं देंगे, सुझाव नहीं देंगे, उसके बाद आप उसको लेके घंटी घड़ियाली तक घूमना शुरू कर देंगे कि गलत हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। जी आप बताइए, इसमें यही हुआ है। रवि जी, जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी को वक्तव्य को नहीं सुना आप लोगों ने कि विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका ठीक मेरे प्रकार बड़े से भाई नहीं हैं, निभा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि देवेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय मित्र हैं, मैं कहना चाहता हूं कि सुझाव नहीं, हम तो समर्थन दे रहे हैं, आपको समर्थन दे रहे हैं और 23 में एकदम समवेत समर्थन दिया आपका, कोई सुझाव नहीं दिया। आपने कहा कि डिलिमिटेशन करेंगे, जनगणना कराएंगे, हमने कहा कल से लागू कर दीजिए। अभी भी कह रहे हैं
कि मातृशक्ति के लिए 33% क्यों, 40% लाइए, कल ले आइए, कल से लागू करिए। 29 कहा, उत्तर प्रदेश में 27 में लागू करिए। यदि हम विरोध करें तो आप सड़कों पे आइए और बताइए कि हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे बिना विरोध को विरोध का जामा पहनाएंगे। मंशा आपकी महिलाओं को हित करने की नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी की है, तो अब वो दौर नहीं रहा कि हम चुप रहेंगे। हम अपनी बात को कहेंगे। आप मन की बात कह के देश को गुमराह कर सकते हैं, एलओपी को संसद में नहीं बोलने दे करके अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन प्रजातंत्र की यही खूबसूरती है कि हम अपनी बात को कहेंगे। और आप तो सरकार में हैं, राजा हैं, हम आपके पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? हमारी बात को सुनिए, कल लेके आइए, 40% दीजिए। ठीक है। रवि जी, देवेंद्र जी और रजत जी, जिस प्रकार से आप लोग चर्चा में शामिल हुए हैं, आप लोगों ने अपना अपना पक्ष बहुत अच्छे से रखा है, लेकिन जो मुद्दा है हमारा महिला आरक्षण को लेकर के, उसमें एक साफ सत्य ये है कि और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है कि आखिर महिलाओं को उनका हक कब मिलेगा। आप राजनीतिक दल है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहती है, लेकिन ये सत्य है कि अभी तक महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पाया है। फिलहाल हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए देवेंद्र मिश्रा जी, रजत मिश्रा जी और रवि प्रताप सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की बहस में साफ है कि महिला आरक्षण का मुद्दा सिर्फ संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि सड़कों से लेकर सियासत के केंद्र तक पहुंच चुका है। एक तरफ बीजेपी इसे महिलाओं के सम्मान और अधिकार की लड़ाई बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक नौटंकी करार दे रहा है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, देश की आधी आबादी को उनका हक कब मिलेगा? क्या ये मुद्दा सिर्फ चुनावी मंचों की तरह ही गूंजता रहेगा, या फिर वाकई महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलेगा? एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस प्रोग्राम की प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल, और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट, पब्लिक व्यूज एंड रिव्यूज, ये सब कुछ देखें हमारे साथ सास बहू और सिनेमा में, रोज दिन में 3 बजे सिर्फ न्यूज़ प्लस पर। कौन है वो लोग जिन्होंने किया है